Hello all. In this lecture we are going to study about various pitfalls in the stock market investment. What do you mean by pitfalls? Pitfalls is basically a particular trap in which an investor get trapped for investing in a particular company. So there are number of the pitfalls in a particular company. Those should be avoided because these pitfalls is basically kind of a creation of a trap by the stock market or stock traders to trap the investor. Okay, so this a particular investor should be aware of these pitfalls. The very first pitfall is high PU. Generally it says or it is presumed that an investor should invest in which the PE is low. What do you mean by PE? PE is basically paying less for 1 rupee of earning. Okay, इसका मतलब ये है कि जब आप 1 रुपी ऑफ अर्निंग के लिए कम पे कर रहे हैं तो वो आपका लो PE कहलाता है. बट देर आर सम there are some basically not persons, there are some analysts who says or who believes that the investment of high PE is also a better option because the PE does not consider future earnings and company is going to report good financial result in futures. Now what does these 2 points basically explains? So let's start one by one. First of all is कि हमारा जो PE रेशियो है उसमें हम दो वेरिएबल यूज़ करते हैं. वन इज़ योर करंट मार्केट प्राइस ऑफ द स्टॉक एंड अनदर इज़ अर्निंग पर शेयर. द मार्केट प्राइस जो सिचुएशन आपकी डिपेक्ट करता है, जो प्रेजेंट सिचुएशन डिपेक्ट करता है, मींस जो आप फॉर्मूले में लिखते हैं अर्निंग पर शेयर एंड मार्केट प्राइस शेयर, दो टर्म्स जो यूज़ करते हैं उसमें मार्केट प्राइस आपकी प्रेजेंट सिचुएशन बताता है और जो अर्निंग प्राइस पर शेयर है या अर्निंग्स पर शेयर है वो आपका हिस्टोरिक यानी पास्ट डेटा के बारे में बताता है. बिकॉज वो हमारी 1 ईयर ओल्ड अर्निंग्स होती हैं जिसके बेसिस पे आप अर्निंग पर शेयर कंप्यूट करते हैं. अब जो हमारा स्टॉक मार्केट है वो फ्यूचर अर्निंग्स ऑफ अ कंपनी पे बेस्ड होता है, तो जो हमारा प्राइस है वो कंसिडर करना चाहिए फ्यूचर अर्निंग पे, तो जिसकी रिजल्ट आपकी PE रेशियो फ्यूचर में हाई हो सकती है. फॉर एग्जांपल अभी आपने जैसे मान लीजिए लो PE लिया तो लो PE हमारा फ्यूचर में हाई हो सकता है. फॉर एग्जांपल अगर हमारे प्राइस का स्टॉक 50 है 1 ईयर बिफोर, ठीक है, द प्राइस ऑफ अ स्टॉक was 50 1 year before and earning per share was ₹10. तो 50 डिवाइडेड बाय 10 कितना हुआ 5, तो PE रेशियो आपकी 5 हो गई. अब हम ये मानते हैं कि हमारी कंपनी बहुत अच्छा कर रही है और नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में उसकी गुड अर्निंग होगी. ओके, तो आपकी जो अर्निंग थी 50 से इंक्रीज होके मान लीजिए 75 हो गई. अब 75 होने के बाद आपका अर्निंग पर शेयर सेम रहा, कितना 5 था, तो 5 का अब जो है तो वो 75 डिवाइडेड बाय 5 आपका 15 हो गया. तो पहले आपका प्राइस अर्निंग कितना था 9, लेकिन जैसे ही आपके जो प्राइस शेयर ग्रेजुअली इंक्रीज हुआ फ्रॉम 50 टू 75 हो गया, तो उस केस में आपका 75 डिवाइडेड बाय 10 हुआ. तो 75 डिवाइडेड बाय 10, अर्निंग पर शेयर पहले भी 10 थी और अर्निंग पर शेयर अभी भी 10 है. ओके, तो 50 डिवाइडेड बाय 10 वॉज आपकी 5 अर्निंग पर शेयर एंड नाउ अर्निंग पर शेयर आपकी जो कि इन्होंने डिवाइड की 75 डिवाइडेड बाय 10, तो यहाँ पे 7.5 आ जाएगी. तो इन केस आपकी जो प्राइस अर्निंग रेशियो है वो इंक्रीज हुई है. ओके, प्राइस अर्निंग रेशियो एक बार मैं फिर से आपको समझा दूँ. मान लीजिए आपका अर्निंग प्राइस ऑफ स्टॉक कितना है 50 और आपकी अर्निंग प्राइस ऑफ वॉज है ₹10, तो 50 डिवाइडेड बाय 10 आप करेंगे तो कितना आएगा आपका PE रेशियो कितना हो जाएगा 5. अब आपकी जो है अर्निंग प्राइस शेयर आपकी गुड रिपोर्टिंग है, तो उसकी वजह से आपकी जो मार्केट प्राइस है शेयर का वो 75 हो गया. 50 से जंप हुआ 75. अर्निंग पर शेयर आपकी कितनी रही, जो आपकी थी 10, वो 10 रही, तो 75 डिवाइडेड बाई 10 आपका EPS कितना आ जाएगा अब 7.5. तो पहले आपका अर्निंग पर शेयर था 5 और अब आया है आपका 7.5. सो देयर इज एन इंक्रीज ऑफ द अर्निंग पर शेयर. तो इस केस में आपका जो फ्यूचर अर्निंग पे बेस्ड है, अगर आपकी कंपनी के गुड रिजल्ट्स होते हैं और आपकी फ्यूचर अर्निंग अच्छी होती है तो आपका हाई PE होगा. तो हाई PE इज एन
बेटर ऑप्शन टू इन्वेस्ट। नाउ अब इस केस में आप क्या कर सकते हैं, अब इसमें हमके कंसिडर्स करने पड़ेंगे अदर फैक्टर्स भी, जिसमें हमारी ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री, कंपनीज का पास्ट रिकॉर्ड, ये सब आता है। तो जैसे मैंने आपको बताया, हाई पीई स्टॉक और लो प्राइस स्टॉक यानी लो पीई स्टॉक दोनों ही हमारे ऑप्शन है। तो इनमें से हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं, अगर है आपका कंसिडर हमें करने होंगे अदर फैक्टर्स। अदर फैक्टर्स में हमारी ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री और कंपनी का पास्ट रिकॉर्ड, अगर ये दोनों चीज़ें ठीक है तो हम उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। नाउ कम टू दी नेक्स्ट इज़ योर लो प्राइस स्टॉक। लो प्राइस स्टॉक में क्या होता है कि हम ये देखते हैं कि किसी कंपनी के अगर प्राइस स्टॉक के कम हैं तो हम उनको चाहते हैं कि हमारे पास नंबर ऑफ शेयर्स ज़्यादा आ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, किसी कंपनी के मान लीजिए शेयर के प्राइस 100 है और दूसरी कंपनी है उसमें शेयर के प्राइस 10 है, तो 1000 रुपीज़ में अगर आप 100 शेयर्स वाला खरीदते हैं तो आपको कितने शेयर्स मिलेंगे, सिर्फ 10 शेयर्स मिलेंगे, राइट। 100 इंटू 10 इज इक्वल टू 1000। बट जो दूसरी कंपनी है जहाँ पे 10 रुपीज़ का आपका पर शेयर है तो वहाँ पे आपको 100 शेयर्स मिल जाएंगे। तो एक कंपनी में आपको कितने मिले, 10 शेयर्स, और दूसरी कंपनी में जिसके लो प्राइस स्टॉक है उसमें मिले आपके 100 शेयर्स। तो अगर आप लोग सोचते हैं कि हमें क्वांटिटी ज़्यादा चाहिए शेयर्स की और इस पर्टिकुलर कंपनी के प्राइजेस लो हैं तो हम उसमें जाके इन्वेस्ट कर दें, तो वो एक आपके लिए पिटफॉल होगा। हमें दूसरी बात, अगर किसी कंपनी में ये है कि अगर उसका लो प्राइस स्टॉक है तो वो उसका रीजंस क्या हैं, उसका रीज़न ये हो सकता है या तो वो कंपनी बहुत नहीं है या फिर उसमें किसी भी इंस्टीट्यूशनल का कोई पार्टिसिपेशन नहीं है। तो कंपनी का पार्टिसिपेशन नहीं है तो वो एक दूसरा रीज़न है कंपनी के प्राइस लो होने का। इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेशन मींस, जैसे हमने पहले किया था, मैंने आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न बताया था, उसमें इंस्टीट्यूशनल भी इन्वेस्ट करते हैं कंपनीज में एज एन शेयर होल्डर्स। तो अगर किसी कंपनी में किसी इंस्टीट्यूशनल ने इन्वेस्ट नहीं किया है, इट मीन्स कि उनकी रिसर्च के अकॉर्डिंग कंपनी में इन्वेस्ट करने लायक नहीं है, तो उस केस में कंपनी में इंस्टीट्यूशनल का पार्टिसिपेशन या तो लेस होगा या नो होगा। तो ऐसी कंपनीज से कैसे ओवरकम किया जा सकता है, हमें ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए जहाँ पे पार्टिसिपेशन ऑफ गुड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स प्रेजेंट हो। अगर वो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर प्रेजेंट नहीं है तो आपका डिसीजन येस की जगह हो सकता है नो में कन्वर्ट हो जाए। तो लो प्राइस स्टॉक अगर है पिटफॉल, तो आपको देखना चाहिए कि वो लो प्राइस किस रीज़न से हैं, और अगर वो रीज़न है विद लेस और नो इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेशन का, तो वो आपको एक बार और कंसिडर करना चाहिए। तो आपको बेसिकली आपकी कंपनी की परफॉर्मेंस और ग्रोथ ऑफ द कंपनी पे फोकस करना चाहिए, और ये ज़रूर चेक करना चाहिए कि आपका इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेशन है। अगर नहीं है तो फिर आपको उसमें अपनी इन्वेस्टमेंट को एक बार गो थ्रू करना चाहिए। नेक्स्ट वन इज़ योर स्टॉप लॉस ऑर्डर। स्टॉप लॉस ऑर्डर में क्या होता है कि आपने किसी कंपनी के शेयर्स, आपको या तो सेल आउट, आपको किसी कंपनी के शेयर्स सेल आउट करने हैं, तो जब आपने सेल आउट करने के लिए डिसाइड किया तो आपने उनको बता दिया कि आई कैन बियर अ लॉस ऑफ ₹2000। अगर मुझे 2000 से ज़्यादा का लॉस अगर होता है तो उस केस में मैंने स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा रखा है। तो ये आपका अगर 2000 से लॉस ज़्यादा है तो मुझे अपने शेयर्स सेल आउट नहीं करने। लेकिन अगर ये है कि इस केस में क्या होगा, जब आपने होगा तो उस केस में ट्रेडर्स, जब एक कंपनी के शेयर्स के प्राइस फॉल होने लगते हैं तो सारे ट्रेडर्स अपनी उस मार्केट से एग्जिट करना चाहते हैं, राइट। तो अब मान लीजिए किसी ABC कंपनी है, उसके शेयर्स के प्राइस बहुत ज़्यादा कम हो गए हैं, जो ट्रेडर्स जिन्होंने इसमें इन्वेस्ट किया था, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स या अंडरराइटर्स या और भी कोई शेयर होल्डर्स जो भी हैं, वो उससे अब धीरे धीरे एग्जिट कर रहे हैं। जब वो मार्केट से एग्जिट करने लगे तो कंपनी को ह्यूज लॉस हुआ। अब उसी में एक नॉर्मल इन्वेस्टर्स है, इंडिविजुअल इन्वेस्टर है, जिसने कंपनी में इन्वेस्ट किया था। अब उसने बोला कि कंपनी में बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है और मुझे अपने शेयर सेल आउट करने हैं, लेकिन देयर शुड बी अ क्राइटेरिया ऑफ स्टॉप लॉस ऑर्डर कि अगर मान लीजिए आपने अपने शेयर्स 5000 में खरीदे हैं तो आप कहाँ तक अपना लॉस बियर कर सकते हैं। यानी कि अगर आपकी कॉस्ट 5000 है तो आपको अपना माइंडसेट करना पड़ेगा कि आप कितना लॉस बियर कर सकते हैं, या तो 1000 या तो 2000। ओके, तो 1000 या 2000 जितना भी आपने लॉस किया है वो आपका स्टॉप लॉस में आ जाएगा।
अगर आपका विद इन दिस पर्टिकुलर लॉस आपके शेयर्स सेल आउट हो रहे हैं तो आप बेझिझक अपने शेयर्स को सेल आउट कर दीजिए। बट इन केस आपका लॉस 1 या 2000 से बहुत ज़्यादा हो रहा है तो उस केस में आपको अपने शेयर्स नहीं सोल्ड आउट करने चाहिए। ओके, और एक चीज़ और ध्यान रखिए कि आप उतना ही बियर लॉस कीजिए जितना आप अपने फंड से दे सकें। ये एक है कि ओवरकम, अगर आपको लगता है कि मेरा लॉस इतना ज़्यादा हो गया कि मुझे उस लॉस को रीपे करने के लिए लोन लेना पड़ेगा तो वो आप अवॉइड करें। ओके, सो दिस वन इज़ योर स्टॉप लॉस ऑर्डर। नेक्स्ट वन इज़ योर एक्सेस एवरेजिंग। एक्सेस एवरेजिंग में क्या होता है, दिस वन इज़ योर्स कि लाइक आपने कोई शेयर्स खरीदे, 1000 रुपीज़ के शेयर्स थे, वो आपने खरीदे, आपने 1000 रुपीज़ के 5 शेयर्स खरीदे, 5000 रुपीज़ के हो गए। नेक्स्ट टाइम में क्या हुआ, वो 1000 रुपीज़ के शेयर्स का जो प्राइस है वो 500 आ गया, राइट। कंपनी बहुत अच्छी है, आप उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपने सोचा कि 1000 रुपीज़ के जो शेयर्स हैं उसका प्राइस अब 500 आ गया है, पहले मुझे 1000 रुपीज़ में 5 शेयर्स मिले, अब मैं अगर इन्वेस्ट करता हूँ तो मुझे 500 में कितने शेयर्स मिल जाएंगे, 10। यानी पहले तो आपको 5 शेयर्स मिले, अब प्राइस 500 तक आया तो आपको 10 शेयर्स मिल गए। टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितना हो गया, 15। इन्वेस्टमेंट आपने कितनी की, पहले आपने 1000 की थी इन्वेस्टमेंट, 5 शेयर्स लिए थे, ओके, तो 5000 था आपके, अब टोटल इन्वेस्टमेंट 5000 आया। अब क्या है, आपने 500 है शेयर्स का प्राइस, आपने 10 शेयर्स लिए, टोटल इन्वेस्टमेंट आपका 5000 आया। तो आपने जब ये टोटल किया तो इन्वेस्टमेंट आपका 10,000 गया, राइट। और टोटल जो आपने किए नंबर ऑफ शेयर्स जो आपने इन्वेस्ट किए, फर्स्ट टाइम आपने 5 लिए, सेकेंड टाइम आपने 15, यानी टोटल आपका 15 नंबर ऑफ शेयर्स हो गया। तो जब आप 1000 को 15 से डिवाइड करेंगे तो आपकी जो पर शेयर कॉस्ट है वो रिड्यूस हो जाएगी। सो दिस वन इज नोन एज एवरेजिंग। ओके, सो इन दिस केस व्हाट हैपन्स, एवरेजिंग में होता क्या है, बेसिकली बाइंग ऑफ स्टॉक्स of additional quantity as the price falls so as to reduce the cost of earlier purchase। यानी जो चीज़ आपको पहले हायर प्राइस में मिली, जैसे ही उसका प्राइस लो हुआ आपने एक्स्ट्रा क्वांटिटी में और एक्स्ट्रा नंबर्स में उन शेयर्स को परचेज कर लिया। सो दिस इज़ योर एक्सेस एवरेजिंग। ओके, तो ये एक्सेस एवरेजिंग में जो है कि उसमें ये होता है कि फ्यूचर रिकवरी ऑफ स्टॉक इज़ नॉट कमिंग सून। बेसिकली व्हाट डज इट मीन कि आप जितना इन्वेस्ट करते जा रहे हैं वो आपकी फ्यूचर रिकवरी बहुत जल्दी नहीं हो सकती। तो इस केस में आपको ध्यान देना चाहिए कि सिर्फ प्राइस रिडक्शन के बेसिस पे आपको नहीं इन्वेस्ट करना है, आपको ध्यान देना है कि आपने जो एवरेजिंग की है वो प्रॉपर ड्यू कंसिडरेशन दिया है, सारे ट्रेंड्स एनालिसिस, सारे चार्ट्स, पैटर्न सबको ध्यान में देते हुए आपने उसके प्राइजेस को स्टडी करने के बाद अपना डिसीजन लिया है। ओके, सो हियर आपको ये ध्यान रखना है, दिस वन इज अनदर पिटफॉल नोन एज एक्सेस एवरेजिंग। यहाँ पे दीज आर नॉट द ओनली पिटफॉल्स विच अ कंज्यूमर और द इन्वेस्टर, बेसिकली इन्वेस्टर सफर्स और एक्सपीरियंस, देयर आर मैनी अदर पिटफॉल्स जो एक्सपीरियंस करता है investor। Okay, so I have shared the link of these 2 articles which you can study for the various other pitfalls। Okay, so ये आप और pitfalls देख सकते हैं, यहाँ से आपको आइडिया मिलेगा। दिस वन इज ऑफ द investopedia.com analysis, www.investopedia.com। मैंने लिंक भी शेयर किया है आपके साथ, आप इसमें चेक कीजिए। सी दीज आर दी सम ऑफ द पिटफॉल्स। कभी भी आपको शेयर्स में इन्वेस्टमेंट या शेयर्स में से सेलिंग या परचेजिंग इन रीज़न से नहीं करनी चाहिए। नॉट अंडरस्टैंडिंग द इन्वेस्टमेंट, आप किसी कंपनी से अटैच्ड है इमोशनली, लैक ऑफ पेशेंस, टू मच इन्वेस्टमेंट टर्नओवर एंड ऑन। तो यू कैन हैव अ study of this or you can go through this article। Another article is common pitfall, this is from budgetingthenest.com। okay, budgetingthenest.com लिंक मैंने शेयर कर दिया है, आपको ये मिल जाएगा। दिस वन इज़ कभी भी आपको बाय हाई सेल लो, नॉट इनफ कैपिटल, स्किमिंग, ओवर ट्रेडिंग, दीज आर दी, दिस वन इज़
a good article which gives you a better understanding of the other pitfalls. Okay, so this one is all for today. In next class we are going to study about the mechanism or the pattern of the exam of the investing in stock market. Till then, take care.